आप साउथ कोरिया गए ना मुफ्ती साहब? जी जी। नॉर्थ कोरिया का क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आया। हालांकि जबान 101 और बिरादरी भी एक है। खास बात, बहुत खास बात, वो मेरी एक स्टूडेंट ने बोली थी मुझे, बोले कि हम लोगों का डीएनए भी एक ही है और हमारे यहाँ बिरादरी नहीं है, बोले दूसरी जितने भी है ना ये वो लोग वहाँ के, वो पूरी बिरादरी भी एक ही है उनकी। फिर वजह क्या है, साउथ कहीं को अलग है हाँ। और दोनों इतने मुख्तलिफ क्यों है? वो उस पे मेरा है तफसीली वीडियो, शायद तुमने नहीं देखे होंगे, मगर मैं बताता आपको। उसका रीजन सिर्फ अमेरिका है। अच्छा। हाँ, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। इसीलिए अमेरिका से जो इतनी चिढ़ है ना उसको, किसको? नॉर्थ कोरिया को जी, वो इसी वजह से है, क्योंकि अमेरिका ने ही उनको तोड़ने का काम किया। तो कोरिया को दो टुकड़े किए। हाँ, वो दो टुकड़े जो हुए। तो अब मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ। जापान का जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान का तसल्लुत दोनों कोरिया पे, उसके साथ में चाइना पे, उसके साथ में वियतनाम पे, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड होते हुए अपना जो म्यांमार है और इंडिया के बॉर्डर तक जो है जापान का तसल्लुत था। अच्छा। जापान इतना मुल्क है वो छोटा सा जी, लेकिन लोग बहुत खतरनाक थे वहाँ के। वहाँ की जो आर्मी है, और वो जमाने में भी जापान जो है ना, उनके पास में जो असलिहा था, बड़े बड़े ये जितने कंपनियां हैं ना, सुजुकी, होंडा, फोंडा, जी जी, ये सब हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं ये। अच्छा। हाँ, ये कुछ कारों वारों के कंपनियां नहीं है ये। इनका मेन धंधा जो था वो जमाने में, ये तो हथियार बनाते थे, टैंक बनाते थे आर्मी में जंग में लड़ने वाले, और जो है टैंक बनाना और ये सारी चीजें बनाना उनका काम था। अच्छा। तो और जापान का जो कब्जा था ना, तो उस जमाने में फिर क्या हो गया, असल जापान का जो जवाल आया वो इसलिए आया क्योंकि जापान ने अमेरिका पे अटैक किया था। अब आप सोचो इस पे से, उसकी डेयरिंग देखो। जापान ने 1942 में या 43 में अमेरिका के अंदर, मतलब जंगी अजीम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने अमेरिका का पर्ल हार्बर बोल के, जी जी, जो उसका हार्ट था, मतलब आर्मी की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना अमेरिका की, वो पर्ल हार्बर था। अच्छा। हाँ, पर्ल हार्बर के ऊपर इसने जापान ने जो है अटैक किया, और अटैक करने के बाद में पूरे पर्ल हार्बर को जापान ने नेस्त और नाबूद कर दिया। अच्छा अच्छा। पूरा पर्ल हार्बर जो है खत्म कर दिया, यानी पूरे अमेरिका की कमर तोड़ दिया जापान ने। जी। तो अमेरिका को लगे 2 साल वापस से अपने पैरों पे खड़ा होने को, और 2 साल में अमेरिका ने फिर पूरी तैयारी करने के बाद में जापान में जो है वो एटमी बम गिराया। तो वो जो जापान पे अमेरिका ने गिराया ना, तो वो जापान जैसे ही वो गिराया, वो गिराते ही जब तक ये यूनाइटेड नेशन बन गया था, यूनाइटेड नेशन ने जापान से कहा कि भाई तुम अभी इसी वक्त में जो है जंग लड़ना छोड़ दो, यानी तुम जो है इसी वक्त में तुम्हारे हथियारों का इस्तेमाल वगैरह सब बंद कर दो, सरेंडर कर दो तुम। अब अगर तुमने जो है जंग वगैरह कुछ लड़े तो हम तुम्हारे ऊपर बहुत पाबंदियां लगाएंगे और तुमको पूरे दुनिया से अलग थलग कर देंगे। जी। तो जापान के उस जमाने के जो बादशाह थे, जापान में अभी भी राजा तो अभी भी है वहाँ पे। अच्छा। ये सारे नाम के लिए राजा है वहाँ पे अभी भी। तो राजा ने इनकी मीटिंग बुलाए, पार्लियामेंट के मेंबरों की और इनकी सबकी। तो सब लोगों ने उनको मशवरा दिए राजा को कि अभी हमको हार नहीं मानना है, बोले जी, अभी अपने को जो है ना वापस से अटैक करके जापान को पूरा ख़त्म ही कर देने का है। जापान उन्होंने बोले ऐसा नहीं, अमेरिका को ख़त्म ही कर देने का है, बोले जी जी। तो वहाँ के राजा ने बोले भाई देखो, अपने को वैसा नहीं करने का है, अपन अमेरिका को ख़त्म करेंगे लेकिन ऐसा नहीं ख़त्म करेंगे। बोले मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में पढ़ा था कि उन्होंने हुदैबिया के अंदर पीछे हट गए थे जी,
और पीछे हटने के बाद जब उन्होंने पूरी तैयारी की है तो फिर उसके बाद पूरा मक्का फतेह कर लिए। जी जी। अपने को वही फार्मूला इस्तेमाल करने का बोले जी। तो जापान के बादशाह ने ऐसा बोलने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है अपन पूरा सब शराइत मान लो बोले उनकी, सरेंडर कर दिए हमने। जी जी। हथियार हमने छोड़ दिए जी। हथियार बनाना भी छोड़ दिए और वही हथियार बनाने के जो उनके कारखाने थे क्या जी, वही कारखानों के अंदर उन्होंने ये कारें वगैरह बनाना शुरू कर दी है। ये होंडा, सुजुकी, हाँ टोयोटा, ये सब कंपनियां पहले हथियार बनाते थे, उनमें ही फिर ट्रक बनने लग गए, कारें बनने लग गई, मोटरसाइकिलें बन के दुनिया के दूसरे मुल्कों को बेचने लगे, क्योंकि दिमाग की तो कमी नहीं थी उन लोगों के पास। अल्लाह ने उनको बहुत टेक्नोलॉजीज वगैरह वो ज़माने से अता की हुई है, इसीलिए तो उसके सिर्फ 20 साल के बाद में जापान में ओलंपिक हुए हैं, मालूम है आपको? अच्छा। हाँ, ये जो अटैक हुआ था जापान के ऊपर उसके 20 साल बाद ही, और उन्होंने अमेरिका से दोस्ती करके अमेरिका के रोड रास्तों पे पूरी अपनी कारों को पहुंचा दी है। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बोले आज जो है अगर हम देखेंगे आज के ज़माने में तो अमेरिका की फोर्ड कंपनी वगैरह ये अमेरिकन कंपनियां हैं। जी हाँ। लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका के सड़कों पे तुमको टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की कारें मिलेंगी। अच्छा। माशाल्लाह। तो कोरिया, असल स्टोरी अपनी कोरिया की है। आपने बोले दोनों कोरिया जो है वो किस तरीके से अलग अलग हुए, तो उनकी स्टोरी है वहाँ, यानी उनकी स्टोरी जापान से जुड़ी हुई है, क्योंकि जापान का कब्जा था ना उनके ऊपर। अच्छा। हाँ, जापान का कब्जा कोरिया पे, चाइना पे। आप सोचो आज कितना बड़ा मुल्क है चाइना, मगर चाइना के भी लोग जो है ना इतने भोले सीधे बेचारे, वो जमाने में भी चाइना के ऐसे हालात हो गए थे। एक जमाने में चाइना के राजा की उम्र सिर्फ 4 साल थी। अच्छा। हाँ, कोई हुकूमत करने को बचा नहीं था, तो जो बादशाह का बेटा बच गया था उसकी उम्र 4 साल थी, उसी को कुर्सी पे बिठा दिए थे उन्होंने। चाइना के ऐसे हालात थे। तो ये असल जो जापान का जो ये हुआ, उसके बाद में जापान ने क्या किया, फिर अपनी फौजें जो है हर जगह से वापस बुलाना शुरू कर दिया। तो ये सारे मुल्कों को खुद ब खुद आज़ादी मिल गई बगैर लड़ाई के ही। अच्छा। क्योंकि बॉर्डर, अब वो जो सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, जिन्होंने जापान की ही तो आर्मी के साथ में उन्होंने एक जो है अपनी इंडिया की जो आर्मी बनाए थे, आज़ाद हिंद फौज, तो जापान के साथ ही मिलके उनका और जापान की आर्मी का एग्रीमेंट हुआ था सिंगापुर में। और वहाँ पे उन्होंने ये तय करे थे कि तुम ये रास्ते से, इधर से जो म्यांमार के तरफ का, जो क्योंकि म्यांमार तक तो जापान की हुकूमत थी, तुम वो वहाँ से जो है अटैक करना और हम अंदर से जो है अटैक करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ और देश को आज़ादी दिलाएंगे। जो सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज जो बन गई थी। लेकिन अब ये जब हादसा हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो जापान ऑटोमेटिकली सरेंडर हो गया और जापान पीछे हट गया। अच्छा। जापान ने म्यांमार से अपनी आर्मी बुला लिया, जापान ने जो है वो क्या बोलते उसको, वियतनाम से अपनी आर्मी बुला लिया, जापान ने चाइना से अपनी आर्मी बुलाया। अब कोरिया जो था, कोरिया के आज़ादी की लड़ाई जो है ना, ये जो किम जोंग उन है, ये किम जोंग उन के दादा थे, उनका नाम था किम इल संग। अच्छा। हाँ, मुझे उनके पूरे खानदानों के भी नाम याद है। असल में वो कोरिया पे स्टडी हमारी ऐसी हुई है। इनके जो दादा थे उनका नाम था किम इल संग। अच्छा। किम जोंग उनके दादा थे किम इल संग। तो किम इल संग जो है ना, एक्चुअल में वो उनके महात्मा गांधी है कोरिया के, दोनों भी कोरिया के। अच्छा, दोनों कोरिया के। हाँ, वो जमाने में दोनों एक ही थे। जी हाँ। उन्होंने आज़ाद कराए, दोनों कोरिया को उन्होंने आज़ाद कराए जापान से। अब वो जब आज़ाद हो गए तो होने के बाद में कैसा था कि किम इल संग जो थे उस जमाने के अंदर चाइना में जब तक जो है ना ये माओ जे डोंग का रिवॉल्यूशन हो गया था, जो कम्युनिस्ट उनका जो नजरिया है ना, माओ, हाँ माओ का, और उधर से जो है रशिया है, तो रशिया के अंदर तो ऑलरेडी 1917 में ही जो रशिया के ये जो थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने, लेनिन ने जो रशिया का जार था, जार को ख़त्म करके उस ज़माने में कम्युनिस्टों की हुकूमत ऑलरेडी रशिया में आ गई थी।
अच्छा। फिर 1924 के अंदर जो है व्लादिमीर लेनिन की मौत के बाद में जोसेफ स्टालिन को जो है रशिया की कमान उसके हाथ में आ गई। अब जोसेफ स्टालिन के हाथ में आने के बाद में फिर क्या हुआ कि कम्युनिज्म, जोसेफ स्टालिन का जो कम्युनिज्म था वो और भी ज्यादा शिद्दत पसंद वाला था। अच्छा। हाँ, उसने भी बहुत कत्लेआम मचाया हुआ था रशिया के अंदर। तो ये जो थे किम इल संग, किम जोंग उनके दादा, ये कम्युनिस्ट ख्यालात से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। तो अब जब इन्होंने पूरे कोरिया को आज़ाद करा दिए, आज़ाद कराने के बाद में इन्होंने क्या किए, कोरिया, अब पूरा सपोर्ट जो है चाइना का था कोरिया को। अच्छा। अब चाइना का पूरा सपोर्ट होने की वजह से इनकी जो हुकूमत बनी थी वो चाइना के सपोर्ट से बनी थी। अच्छा। हाँ, किम इल संग की चाइना का सपोर्ट था ना, क्योंकि चाइना में भी वो जो बादशाह वाला वो निज़ाम था, यानी इतना कमज़ोर जब मुल्क हो गया ना तो चाइना में भी फिर चाइना भी मुतासिर हुआ पड़ोस में रशिया के नज़रिया से। अच्छा। और माओ जेडोंग जो है वो भी मुतासिर थे व्लादिमीर लेनिन से। तो चाइना में भी कम्युनिज्म की हवा चली। चाइना के अंदर भी जब हवा चली ना, अब ये ताइवान भी मैं उसको साथ में जोड़ दूंगा आपको, तो आपको ताइवान का भी कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अच्छा। ताइवान जो है ना, फिर चाइना में दो पार्टियां थी, एक नेशनलिस्ट पार्टी थी और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो है सब, हाँ, अभी जो चाइना में है तो, लेकिन उनमें भी झगड़े चलने लगे वहाँ पे। अच्छा। कम्युनिस्टों के और नेशनलिस्टों के दरमियान में। और वो झगड़े इतने खतरनाक थे, आप इस पे से अंदाजा लगाओ, जैसे अभी अपने यहाँ मसलकी झगड़े चलते ना, जी जी, तो मसलकी झगड़ों में बाज औकात कुछ लोग इतने अंधे हो जाते कि वो एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे भी देते, एक दूसरे के मस्जिदों में हमले भी कर देते, मस्जिदों में कुश्तियाँ भी हो जाते, लड़ाई झगड़े भी हो जाते मसलकी झगड़ों में। सेम टू सेम वो नेशनलिस्टों और कम्युनिस्टों का हाल था कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, एक दूसरे के खून के ऐसे प्यासे बन गए कि नेशनलिस्टों ने जो है ना कम्युनिस्टों के गांव को आग लगा दिया, तो 5000 लोग जल के मर गए उसके अंदर। अच्छा। इतनी खतरनाक दुश्मनी थी उनमें। मगर क्या हो गया कि माओ जेडोंग जो थे, उनका नजरिया, उन्होंने बोले देखो रशिया ने कैसी तरक्की किया, क्योंकि रशिया में क्या हो गया था, व्लादिमीर लेनिन के आने के बाद में लेनिन ने वहाँ का निज़ाम बदल दिए। जी। ये जो 8 घंटे की ड्यूटी है जी, और हफ्ते में एक बार की जो छुट्टी है, जी, ये सिस्टम सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन ने लेकर आए। तो उसके बाद, और फिर पहले कैसा था कि रशिया के जितने भी कंपनियां, कारखाने वगैरह सब थे पैसे वालों के थे। इन्होंने बोले कि नहीं, अब ये जो है कंपनियां, कारखाने वगैरह सब हुकूमत के रहेंगे और देश इससे जो है तरक्की करेगा। अच्छा। हाँ, लेनिन का नजरिया वो था। अब लेनिन के नजरिए के तहत में जो है वहाँ तो हुकूमत हो गई लेनिन की, और लेनिन के ज़माने में, और ये फ़ायदा भी हुआ रशिया को, रशिया की गरीबी दूर होने लगी लोगों को। नहीं तो मजदूरों, गुलामों की तरह से 12-12 घंटे काम करना लगा पड़ता था, और पूरी बीमारियां वगैरह फैल गई हुई थी। अच्छा। अब लोगों का जो है ना, अच्छा, उनकी फिर तनख्वाहें तय हो गई, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो ऊपर उठने लगा जी। अब ये सारी जो तरक्कियां थी रशिया की, तो पड़ोस में चाइना ने जब ये देखा, तो माओ जेडोंग का बोलना ये था कि हम लोग चाइना में भी ऐसा ही करेंगे जी। चाइना में भी ऐसा ही डेवलपमेंट आएगा, चाइना के अंदर भी जो है इसी तरह से हम लोग जो है पूरे चाइना के अंदर गरीबी दूर हो जाएंगी। तो लोगों को, क्योंकि गरीबी असल ये मुद्दा जो है, हमेशा पॉलिटिशियंस ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है पब्लिक की, गरीबी हटाओ या गरीबी हटेंगी, फिर उसके बाद अच्छे दिन आएंगे और गरीब भी अमीर बन जाएंगे, और गरीबों के घर में भी जो है कारें होंगी, और गरीबों के बच्चे भी जो है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। तो गरीबों को ऐसा लगता है भाई ये सही में भी होने वाला है, क्या मालूम। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल में कुछ होता जाता नहीं, वो सिर्फ एक गरीबों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता जी जी कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा बोल के। तो गरीब लोगों को लगता हाँ सही में भी होगा, क्या मालूम ऐसा। तो वो भी ज़माने में जो चाइना के अंदर गरीब थे, उन गरीबों को भी ऐसा लगा कि भाई अब जब इन्होंने बोल दिए हैं तो ये पूरी गरीबी जो है ख़त्म हो ही जाएंगी, और गरीबी ख़त्म होने के बाद में जो है अपने को यही पार्टी चाहिए जो गरीबी दूर करेंगी और अच्छे दिन लेकर आएंगी। तो लोग पूरे जो है, पूरा देश इनके साथ में हो गया। किसके? माओ जेडोंग के साथ में जी, और कम्युनिस्टों के साथ में हो गया। अब जो नेशनलिस्ट थे लोग उनके खिलाफ हो गए।
तो नेशनलिस्ट भी थोड़े बहुत बच गए हुए थे जी। वो नेशनलिस्टों ने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर समेटे और वो ताइवान चले गए, यानी वो जो जजीरा था उस पे उन्होंने कब्जा करके वहां अपनी हुकूमत कायम कर ली है। तो इसलिए ताइवान कोई मुल्क नहीं है जी। ताइवान चाइना का ही एक हिस्सा है। ताइवान को पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं मानता, ये भी याद रखो आप। हमारे इंडिया में भी जो है ना, ताइवान के सपोर्ट में जो न्यूज चैनल सुबह से शाम तक बोलते हैं, वो बेचारे इतने अनपढ़ और इतने जाहिल है, उनको ये भी नहीं ना नॉलेज है कि खुद इंडियन गवर्नमेंट ताइवान को कोई मुल्क नहीं मानती जी। वो मुल्क ही नहीं है, वो चाइना का ही एक हिस्सा है, वो चाइना का एक जजीरा है जहां पे इन्होंने जाके नेशनलिस्टों ने कब्जा किए। तो अब चूंकि ये मुल्क पहले इनको अपने ये मुल्क को स्टेबल करने का था कम्युनिस्टों को, तो इसलिए उन्होंने बोले अभी इनको छोड़ दो, बोले अभी नेशनलिस्टों के अपने को नात को लगना नहीं है। वो चले गए वहां पे। अच्छा, ताइवान का ओरिजिनल नाम भी चाइना ही है, अगर आप पूरा देखेंगे ना उसका ऐसा तो जी जी। तो उसके बाद में अब इधर जो है, चूंकि इधर जापान जो है वो वापस हो रहा था अपनी पूरी फौजें लेके, तो जापान ने जो है अब इधर उधर कोरिया, जैसे माओ जेडोंग जो है लेनिन से मुतासिर थे, वैसे ही माओ जेडोंग से जो है ये मुतासिर था। कौन? किम जोंग, उनका जो दादा है किम इल संग जी, वो इससे मुतासिर था। तो किम इल संग ने क्या किए, किम इल संग ने जो है उन्होंने माओ जेडोंग के ख्यालात से मुतासिर होकर अपने मुल्क में भी उन्होंने बोले कि भाई हम भी जो है चाइना की तरह से अपने मुल्कों को कम्युनिस्ट ही रखेंगे और तरक्की करेंगे। अब यहाँ पे एंट्री होती है अमेरिका की। अच्छा, हाँ, अब अमेरिका की एंट्री कैसे होती है देखो, क्योंकि अमेरिका चाइना जो है ना वो अमेरिका के अगेंस्ट में, उस जमाने से ही इनके जो झगड़े, असल जो चाइना आज भी अमेरिका चाइना की जो लड़ाई है ना वो आज की नहीं है, ये उसी जमाने की है कि चाइना ने जब देखा कि भाई अमेरिका चौधरी कैसे बन रहा, मतलब पटेल तो हम हैं समझे आप, जो पटेली रहती ना, पटेलगिरी जिसको बोलते हैं, पटेली तो हमारी चलेंगी जी। चाइना की पटेली कैसे चल रही है जी। तो बोले चाइना को पटेल नहीं बनने देने का है। अब ये हर जगह पे है, मस्जिदों में भी यही मसले है ये बड़ा क्यों बन रहा जी, ये अमीर साहब क्यों बन रहा, ये कुर्बानियां इतने क्यों दे रहा, इसके बयान को लोग इतना जो है मुतासिर क्यों हो रहे। ऐसा ये पहले से चलते आ रहा है। ऐसे हासिदीन हर लाइन में मिलेंगे तुमको जी। यानी हर आदमी ये चाहता मैंने पटेल रहना जी जी, मैंने चौधरी रहना, मैंने ही बड़ा रहना तो ये ऐसे पटेलों ने क्या किया, अमेरिका को लगा कि भाई मैंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि न्यूक्लियर बम बरसा दिया मैंने इसके ऊपर, जापान के ऊपर, तो पटेल तो अब मैं हूँ, चौधरी तो मैं हूँ। फिर चाइना जो है ये कैसे पटेल बन रहा है, तो उन्हें क्या किया, जो साउथ कोरिया में वहां पे भी कुछ बागी लोग थे जो इसके दादा के खिलाफ थे जी, इसके किम जोंग उनके दादा के खिलाफ। उन्होंने बोले यार हमको कम्युनिस्ट निज़ाम नहीं चाहिए, हम भी अपने साउथ कोरिया के अंदर जो है हम जो है ये निज़ाम चाहते हैं, डेमोक्रेसी वाला, अमेरिकन सिस्टम। अब अमेरिका ने क्या किया, उनको हवा दिया, अच्छा, उनको वरगलाया, भड़काया, उन लोगों को बोला देखो तुम लोगों को जो है ना ये पूरे देश के अंदर अपने को क्या करने का है, डेमोक्रेसी लाने का है, चाइना वाला सिस्टम नहीं लाना है अपने को, रशिया वाला सिस्टम नहीं लाना है जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले कुछ भी नहीं, जंग लड़ो इनके खिलाफ, बगावत करो। तो उन्होंने वो इसके दादा के खिलाफ में बगावत कर दी है, अच्छा, किम जोंग के दादा के खिलाफ। बोले नहीं हमको जो है देश वैसा चलाने का है। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मुल्क के दो हिस्सों में दो टाइप के लोग थे। अच्छा, जो नॉर्थ के लोग थे, जो चाइना के बॉर्डर को लगा हुआ पूरा पट्टा जो था वो चाइना के साथ था। उन्होंने बोले नहीं हम तो चाइना का ही जो डेमोक्रेसी, जो कम्युनिस्ट वाला सिस्टम है हम उसी पे चलेंगे जी। अब नीचे वालों के लिए अमेरिका ने बड़े बड़े बेड़े लगा दिया लाके और पूरी अपनी फौज डाल दिया। बोले हम हैं तुम्हारे साथ झगड़ने को, लड़ने के वास्ते, अरे हम है ना, बोले तुमको चलो आगे बढ़ो, बोले तुम, अपने को पूरे मुल्क में जो है ना डेमोक्रेसी वाला निजाम चाहिए। अच्छा, अब अमेरिका ने उनको, वहाँ की जो साउथ के लोग थे वो हो गए अमेरिका के साथ में। अब ऐसी आपस में उनकी फिर जंग शुरू हो गई। ये जंग शुरू हुई 1900, साउथ कोरिया जो आजाद हुआ चाइना से वो हुआ 15 अगस्त 1948 में। अच्छा, यानी अपन 47 में आजाद हुए,
उसके 1 साल बाद जो है ये आजाद हो गया। अब वो आजाद होने के बाद में जो है ना, उसके बाद फिर इनमें जंग छिड़ गई कम्युनिस्टों और ये अमेरिका वाले जो थे, तो साउथ में जो लोग थे जिनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, उनमें आपस में और कितने साल चली वो? 3 सालों तक वो जंग चली। अच्छा 1953 तक वो जंग चली। और वो जंग के हालात इतने भयानक थे, अभी भी वहाँ पे जो है कुछ बुड्ढे जिंदे हैं वो जमाने के, खाने को नहीं, चूहे खा रहे, कुत्ते खा रहे। वो इसीलिए कोरिया में अभी भी जो कुत्ते खाते ना लोग, अब तो शौक से खा रहे, समझो पहले मजबूरी में खाए हुए हैं उन्होंने वो कुत्ते, क्योंकि खाने कुछ नहीं, कुछ बीमारियां आम वहाँ पे, रहने को नहीं। मतलब आज जो हाल म्यांमार का, बर्मा का है, सेम वैसा ही हाल, झोपड़े डाले हुए हैं जगह जगह पे, कुछ नहीं उनके पास में। ऐसे बुरे हालात थे वहाँ के, वो बुरे हालात वहाँ पहले तो। और लोग परेशान, वो जमाने में गाड़ियां नहीं, गधों पे घोड़ों का इस्तेमाल था वो जमाने में। तो वो जमाने के एक तो मुल्क के अंदर बदहाली है, अवाम परेशान है, और दूसरी तरफ जो है ना इस तरीके से, एक तरफ तो ये हालात है और दूसरी तरफ जो है जंग चल रही है पूरे मुल्क के अंदर। अच्छा। अब जंग से मुल्क अलग परेशान है, तो ये जंग से जो मुल्क परेशान हो गया, अब वो परेशानी की वजह से फिर क्या हो गया कि यूनाइटेड नेशन ने फिर मुदाखलत किया इन दोनों के भी दरमियान में। और फिर अब यूनाइटेड नेशन ने जो है, हाँ, दोनों के बीच में यूनाइटेड नेशन ने जो है उसने अपना चौधरीपन बताया इनको। बोले चलो एक काम करते हैं, उनके बीच में जो है ना एक DMC ऐसा कुछ जोन बनाया हुआ है कि तुम्हारे दोनों के भी बीच में, साउथ और नॉर्थ दोनों को 2 मुल्क बना देते हैं। बोले झगड़े मत करो आपस में, तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो, तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो। अच्छा। हाँ, दोनों को जो है 2 टुकड़े करके दे दिए, और उसके बीच में वो जो DM कुछ तो भी जोन बोलते उसको, अच्छा ही जी, तो वो 27 किलोमीटर का जोन है वो। अच्छा। यानी ये मुल्क और वो मुल्क दोनों के बॉर्डर के बीच में 27 किलोमीटर की जमीन छोड़ी हुई है, एक दूसरे को नजर भी नहीं आना बोले तुमने। यानी दुनिया में सबसे सेंसिटिव बॉर्डर अगर किसी मुल्क का है तो वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का है। इंडिया पाकिस्तान भी नहीं है वैसा। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान में तो ऐसा है कि बॉर्डर के बीच में से बहुत से खेत जाते हैं, नो मैन्स लैंड, पता नहीं कुछ। हाँ, वो अलग। हाँ, तो वो लैंड अलग है। यहाँ इंडिया पाकिस्तान में वैसा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के भी बॉर्डर इतने सेंसिटिव नहीं है जितने साउथ और नॉर्थ कोरिया के हैं। लेकिन अब तो रिलेशन थोड़े ठीक हो गए। नहीं, रिलेशन कहाँ ठीक हुए उनके। हालांकि मैं जिस टाइम पे था ना, 2018 में जब मैं दूसरी मर्तबा गया, इत्तेफाक की बात है वो, हम जो टाइम पे थे उसी टाइम पे किम जोंग उन भी आया हुआ था वहाँ पे। तो हम, हाँ, साउथ कोरिया में, तो उस टाइम पे भी ऐसी उम्मीदें चल रही थी कि भाई ये आया यहाँ पे तो मुल्क के हालात कुछ साजगार होंगे और मुल्क जो है वो अच्छा होगा, और मुल्क जो है आपस में प्यार पैदा होगा, मोहब्बतें पैदा होंगी बोल के ऐसा चल रहा था। लेकिन अभी तक देखो कुछ पहल हुई नहीं। उनके आपस के अंदर जो रंजिशें थी और वो सब तो अभी भी वैसा ही बाकी है। तो ये है असल स्टोरी जो आपने पूछे, साउथ और नॉर्थ कैसे अलग हुए। ये हुए अमेरिका की वजह से। अच्छा, अमेरिका ने खाली साउथ और नॉर्थ को नहीं तोड़ा, अब इधर आते हैं वियतनाम के अंदर। वियतनाम भी पहले 2 मुल्क थे। अच्छा। साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। हाँ, उसका भी सेम टू सेम यही हाल हुआ। अच्छा हाँ, ये जो जंग में, ये बताना मैं भूल गया आपको कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की असल जो जंग चल रही थी वो चाइना और अमेरिका के बीच में। क्योंकि यहाँ की पब्लिक के पास तो खाने को भी नहीं है ना, मुल्क तो अभी अभी आजाद हुआ, तो हथियार कहाँ से लेकर आएंगे। जी जी। तो उधर से चाइना लड़ रहा था और इधर से अमेरिका, और दोनों लड़ रहे किसके लिए? दूसरे मुल्क के लिए। ये भी कोरिया के नाम पे लड़ रहा, वो भी कोरिया के नाम पे। इस तरीके से उन्होंने जो है अपनी लड़ाई के लिए वो बेचारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे ही जो है ना उन्होंने जो है 2 टुकड़े इसके भी कराए। किसके? वियतनाम के। वियतनाम भी पहले 2 मुल्क थे, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। और वो वियतनाम के अंदर भी इन्होंने यही पॉलिटिक्स खेले कि साउथ में जो है अमेरिका ने पूरी अपनी आर्मी घुसा दिया, और नॉर्थ के अंदर जो है वो चाइना था। अब वो दोनों लड़ रहे हैं। वो जो आपने वियतनाम वार सुने होंगे ना, जी जी, जो अमेरिका और चाइना के दरमियान में
कई सालों तक चलती रही वियतनाम वार। जी। लेकिन असली जो वार थी वो तो नाम था खाली चाइना का और अमेरिका का। अच्छा। असली जो वियतनाम वार थी वो तो ये नाम बोल रहा मैं, नाम था वियतनाम का। असली जो वार जो है वो चाइना में, और वो तो इसमें चल रही थी अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने वियतनाम के भी टुकड़े कर दिए थे, मगर इतना अच्छा हो गया कि वियतनाम में अमेरिका को हार मिल गई। अच्छा। और अमेरिका हारने की वजह से और अमेरिका को बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा वियतनाम से। वो वजह से फिर क्या हो गया, जो साउथ का भी वियतनाम था और वहाँ के भी जो लीडर्स थे, फिर चाइना ने उनको जो है अच्छी तरह से कन्विंस किया, समझाया उनको। बोले भाई ये अमेरिका के चक्कर में मत पड़ो तुम, इसने कोरिया का भी यही हाल किया, तुम्हारा भी वही हाल करेगा। मिलजुल के रहो और मिलजुल के हुकूमत करो, एक ही मुल्क पे करो, लेकिन मुल्क के टुकड़े मत होने दो। तो ये बात जो है फिर उनके समझ में आ गई। और जब ये बात समझ में आई वियतनाम वालों के, तो फिर वो वियतनाम दो टुकड़े होए हुआ वियतनाम एक हो गया अभी। अच्छा। हाँ, अब जो है वो एक ही वियतनाम है। लेकिन अभी साउथ कोरिया बहुत ही डेवलप हो गया ना, नॉर्थ कोरिया। हाँ, अब उसका रीजन भी बताता मैं तुमको, वो भी उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। साउथ कोरिया जब आजाद हो गया ना, तो चूंकि अमेरिका था ना उनके साथ में जी। और अमेरिका के पास में था यूनाइटेड नेशन जी। अब यूनाइटेड नेशन के पास में फंड की, चंदे की, उसकी कुछ कमी नहीं है। तो अमेरिका ने क्या है, अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मुसलमानों की जमात है, और मैं उस जमात का नाम नहीं लूंगा। वो जमात भी जो है ज़कात जमा करती है, बोले हम मुसलमानों को कर्जा देते हैं, कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, गाड़ियां दिला के देते हैं। तो एक मर्तबा मैं खुद गया उनके ऑफिस में एक साथी को लेके, मेरे मस्जिद के, और बेचारे को रिक्शा लेने का था। तो जैसे ही हम उनके इसमें गए, ऑफिस में गए, तो पहले तो हमारे कपड़े देखते ही उन्होंने ऐसे मुंह टेढ़े कर दिए कि यार ये दूसरे ख्यालात के लोग दिख रहे बोल के जी। और जब हमने उनके सामने प्रपोजल रखे, हमने बोले भाई ये साथी को रिक्शा दिलाना है, बोले नहीं नहीं, हम रिक्शा जो है सिर्फ हमारे जमात के लोगों को दिलाते बोले। अच्छा। हाँ, दूसरों को नहीं देते बोले हम। तो वो ऐसा बोले ना उन्होंने, तो हम लोग वापस आ गए। मगर मुझे उस वाक़ये से ये इबरत मिली कि भाई ये मुसलमानों में जो है ना, मिल्लत जिसे कहते हैं वो चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। अच्छा। हाँ, यानी हम उम्मत नहीं रहे। हमारा जो कुत्तों के जैसा हाल हुआ जी। और जो हम हर जगह जूते खा रहे हैं और कुटे जा रहे हैं ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि हम हर मसले के अंदर ये देखते हैं कि ये मेरे ख्यालात का है क्या नहीं, मेरी जमात का है क्या नहीं, मेरे नज़रियात का है क्या नहीं। और इसी सोच की वजह से जो है आज हमारा ये हाल होया हुआ है। तो सेम अमेरिका का भी हाल वैसे ही है कि चंदा अमेरिका के पास भरपूर पड़े हुआ है यूनाइटेड नेशन में, लेकिन वो चंदा किसको देते हैं? वो लोग जो अपने ख्यालात का है। कौन है रे? बोले अपने ख्यालात का कोरिया है ना, अपने ख्यालात का। तो दोनों बोले उनको भरपूर चंदा, हाँ दो उनको। अब वो नॉर्थ जो है वो नहीं है अपने ख्यालात का, उसको काय को देने का। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, फिर यूनाइटेड नेशन ने उनको बहुत फंडिंग किया, उनको वर्ल्ड बैंक से कर्जे मिले और उनको जो है बाद में वो कर्जे माफ भी हो गए। वो मुल्क कितना है, अमेरिका का एक शहर होगा उसके इतना बड़ा जी। साउथ कोरिया जो मुल्क है कितना वो जी। अगर आप देखेंगे ना, इतना छोटा सा मुल्क है वो, और उस छोटे से मुल्क के अंदर जो है अमेरिका को क्या लग रहा वो छोटे से मुल्क को डेवलप करने के लिए। अमेरिका की बेवकूफ़ी थी ना, बेवकूफ़ी बोलो या फिर इसको अपना जो है ईगो बोलो या उसकी अनानियत बोलो जी, मैं पना बोलो। ये मेरे को बजाज में जो काम करा नहीं जी, वो बोला कि बजाज वाले इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोचते हैं। ये देखते बिजनेसमैन है, हमको फायदा है नहीं जी जी जी, फालतू का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हमको जी जी। मेरे ख्याल से पूरे कंपनी से यही करते होंगे ना। हाँ, कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचते होंगे कि भाई हमारे लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा जी जी जी। नहीं मिलेगा छोड़ो जी, चाहे लेना। तो अमेरिका ने क्या किया, ये सारे इतने फुल पैसा लगाया ये मुल्क, ये यानी इनके ऊपर
और उन्हें देख लिया था कि मुल्क को मजदूरों के जैसा वापरो अपन इस्तेमाल करो। तो मजदूरों के जैसा उन्होंने खूब साउथ कोरिया के लोगों को इस्तेमाल किए और बड़े बड़े कारखाने डाले, कंपनियां डाले। वो बेचारे जो है मजदूर लोग तो थे, मेहनत करते रहे और उनका जो मुल्क है वो तरक्की कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और कामयाबी मिल गई उनको, क्योंकि उनके अंदर भी जो है ना वहाँ के अवाम में भी, क्योंकि जापान से आज़ाद हुए थे वो और बाद में नॉर्थ कोरिया अलग हुआ था, तो उनको दोनों मुल्कों को ये बताने का था कि देखो हमने कितनी तरक्की की है। जिसे कंपटीशन नहीं, कि एक भाई दूसरे भाई से अलग हो गया पूरी फैमिली से, तो उसमें ज़्यादा जोश रहता। चलो बंद करते हैं अभी शूटिंग और लेते हैं इजाज़त।